जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। जो मैं आप लोगों को भी इससे पहले वाले लेक्चर में बता रही थी कि एडवांस जो है कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझे। जब इस तरीके के इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जो है वो स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनके दिमाग की बत्ती जो है वो बुझ जाती है और उन्हें लगता है कि इतने बड़े क्वेश्चंस को कि पहले हम हिंदी निकाल लें। जैसे मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर देखा है 3 सेकंड में जो है कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है वो इंग्लिश में लिखेंगे, फिर उसकी हिंदी बताएंगे और फिर उसके बाद करवाएंगे। देखिए जो लैंग्वेज है ना वो हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है। अगर आप लैंग्वेज को हिंदी करके समझने की कोशिश करेंगे तो आप उसी में उलझे रह जाएंगे। कोई जो एग्जाम है ना वो इतना समय नहीं देता, आप भाई पहले हिंदी निकाल ले फिर आराम से इसमें संख्या सर्वनाम विशेषण ढूंढता रहियो। तो ये काम नहीं होते हैं कि भाई 3 सेकंड में निकालें और 3 सेकंड में और 4 सेकंड में आप निकाल सकते हैं, तब जब आपके कॉन्सेप्ट होंगे बहुत बढ़िया। हिंदी निकालने से कॉन्सेप्ट नहीं आते। थोड़ा सी मैं रूड हो गई मगर कोई बात नहीं। चलिए इसमें जो है इस वाले क्वेश्चन को देखिए। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउअडेज बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डोंट फुली अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज कॉन्सेप्ट समझाऊं। एक होता है बिकॉज और एक होता है बिकॉज। अब ये जो बिकॉज है दैट इज अ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब तो समझते होंगे ना, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, वर्ड्स को, क्लॉजेस को जोड़ने का जो काम करता है उसे कंजम्पशन कहते हैं। और नेक्स्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी जानते होंगे क्या होता है, प्री प्लस पोजीशन, जो नाउन या प्रोनाउन या जीरन के पहले अपनी जगह लेता है और उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताता है, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। दैट इज प्रेपोजिशन। बहुत सारे लोग इसे प्रीपोजिशन करके बोलते हैं, दैट्स प्रेपोजिशन। अब इसको देखिए, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ एक प्रेपोजिशन है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि और बिकॉज ऑफ का मतलब होता है इस कारण से। बिकॉज ऑफ चूंकि प्रेपोजिशन है तो इसके बाद आपका क्या आएगा, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड का यूज जो है वो किया जाएगा। क्योंकि जीरंड जो है यानी कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो एज अ नाउन और एज अ प्रोनाउन का काम सॉरी एज अ नाउन काम करती है, या प्रेपोजिशंस के बाद जीरंड इंफिनिटिव से पार्टिसिपल्स का यूज किया जाता है। अब आप जरा सेंटेंस पढ़िए। जैसे अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे ये लिखूं, he failed dash his carelessness because या because of क्या है, देखिए his carelessness, carelessness क्या है, नाउन। इसके पहले लग रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव, नाउन आ रहा है और कोई और वर्ब नहीं आ रहा है तो क्या लगना चाहिए, प्रेपोजिशन। क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन या जीरंड। हाँ, अगर यहाँ पे ये सेंटेंस इस तरीके से लिखा हुआ होता, he failed, he was very careless या too careless, तो क्या लगाते, he failed dash he was too careless। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वर्ब आ रहा है, नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज का यूज करते हैं। दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो कंजम्पशन का यूज करते हैं। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। देयर आर मेनी इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स नाउअडेज, यहाँ तक एक पार्ट हुआ, बिकॉज ऑफ मोस्ट पीपल डोंट फुली अंडरस्टैंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक वर्ब आ रहा है, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब आ रहा है। पहली बात, अगर बिकॉज ऑफ है प्रेपोजिशन आ रहा है तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी क्या नहीं आएगा, प्रिंसिपल वर्ब का यूज करा ही नहीं जाएगा। यानी कि ये चीज किसका काम कर रही है, कंजम्पशन का। और जब कंजम्पशन का काम कर रही है तो उसके साथ क्या नहीं लगाएंगे, ऑफ का यूज जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर बिकॉज ऑफ है, इस कारण से है, तो सीधा नाउन या प्रोनाउन का यूज किएंगे। और अगर वो कंजम्पशन है तो उसके बाद मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब का यूज जो है वो किया जाएगा। तो ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ये याद रखिएगा। कंजम्पशन के बाद प्रिंसिपल वर्ब्स आते हैं, लेकिन प्रीपोजिशंस के बाद प्रिंसिपल वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, नॉट ओनली आफ्टर दीज प्रीपोजिशन, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द नेक्स्ट वन इज, अब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, देखिए एक कॉन्सेप्ट है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब इसको मैं समझाती हूँ। प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस थोड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ये है तो इसमें बहुत सारे, मैं आपको थोड़ा कुछ ही अभी 2-3 कॉन्सेप्ट ही बता रही हूँ। इसमें एक सेंटेंस में शब्दों को किस क्रम में रखा जाता है उसे कहा जाता है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखिए क्रम बता रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर आ रहे हैं सब एक साथ, तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अब इनको भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ बोला बॉय, हैंडसम, एक्सट्रीमली, और यहाँ लगा दिया एन। ठीक है जी। अब जब भी कभी किसी सेंटेंस में काफी सारे जो फिर आप हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं तो उनका सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम लेते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद आता है, अगर एडवर्ब भी दिया हुआ है सेकंड नंबर पे एडवर्ब, फिर थर्ड पे एडजेक्टिव और नाउन आता है सबसे लास्ट में। तो अगर आपको इसको करना हो तो कैसे बनाएंगे, उसे उल्टा को कर दे, एन एक्सट्रीमली हैंडसम बॉय। यानी कि अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव और दिया हुआ हो और नाउन दिया हुआ हो तो पहले एडजेक्टिव और फिर नाउन। अगर डिटर्मिनर भी दिया हुआ हो तो पहले डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। डिटर्मिनर तो आपको पता ही होंगे क्या होते हैं, जो नाउन की पोजीशन को निश्चित करते हैं। ए एंड द, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू और फ्यू, ये सब आपके डिटर्मिनर्स होते हैं। एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स में फर्क ये होता है, एडजेक्टिव्स नाउन के पहले भी लग सकते हैं, नाउन के बाद भी लग सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली एंड प्रेडिकेटिवली। लेकिन जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो नाउन के पहले ही यूज होते हैं, वो नाउन के बाद जो है वो यूज नहीं होते। और अगर आपका एडवर्ब भी आ रहा है तो, और अगर इसमें है एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन। ये याद रखिएगा, कभी भी एक एडवर्ब सीधा नाउन को, कभी भी एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, वो हमेशा किसको करता है, एडजेक्टिव को। डिटर्मिनर आएगा तो वो इसके पहले आ जाएगा। तो ये होता है प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये मैंने भी 3 कॉन्सेप्ट्स बताए। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है वो करवा रही हूँ प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में। पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, डिटर्मिनर सब एक साथ आ रहे हैं, मैं आपको इसमें बताऊं, नाउन, द नेम ऑफ एनी नेम, ओनली नेम, एनीथिंग व्हिच हैज नेम, एनी पर्सन व्हिच हैज नेम, नेम जिस चीज का भी नाम है दैट इज अ नाउन। एडजेक्टिव व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और नाउन, जो एक नाउन की और उसके बारे में कुछ भी बताए दैट इज एडजेक्टिव। जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहा जाता है, उनके मीनिंग में और मीनिंग ऐड करे दैट इज एडवर्ब। एंड डिटर्मिनर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया क्या चीज होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा रही हूँ। देखिए, when he found out that the girl had escaped, he was absolute irritated। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। पहले सेंटेंस में ध्यान से पढ़ते हैं, when he found out, क्या, what, क्या found out, that the girl had escaped, ये आपका कौन सा क्लॉज हो गया, that is noun clause। क्यों हुआ noun clause, क्योंकि उसे क्या पता चला, लड़की भाग गई, तो वो क्या हो गया, that is noun clause। he was absolute, अब ये जो was है ये आपका लिंकिंग वर्ब। जो लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव आता है तो वो क्या बताता है, किसी की दशा बताता है, मनोस्थिति बताता है। और अगर नाउन आता है तो वो किस
स्टेट में है वो बताता है कैसा है, और अगर वो एडजेक्टिव आ रहा है तो दशा बताता है उसकी, तो जो है उसी मनस्थिति। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा इरिटेटेड, मनस्थिति तो है यानी कि चिड़चिड़ा परेशान, तो ये मनस्थिति हो। अब यानी कि एडजेक्टिव तो है, ये वर्ब नहीं है, ईडी लगने के बाद वर्ब नहीं बनता है। अगर मनस्थिति बता रही है तो वापस से वो एडजेक्टिव होता है। जैसे अगर मैंने बोला कि was happy, तो ये बहुत आपका लिंकिंग वर्ब है, और हैप्पी क्या बता रहा है आपका मनस्थिति, यानी कैसी स्टेट में आप हैं, आपकी खुश हैं दुखी हैं, तो वो चीज क्या होगी, दैट इज एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस में कि अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए उसके पहले क्या लगेगा, एडवर्ब। एब्सोल्यूट भी अपने आप में एक एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। अब एडजेक्टिव के पहले क्या आना चाहिए, एडवर्ब। तो हम इस एडजेक्टिव को किस में बदल देंगे, इसको हम बदल देंगे एब्सोल्यूटली। इसमें किसमें है कि इसको हम एडवर्ब में बदल देंगे। तो अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा, एडवर्ब। एडजेक्टिव के पहले एक और एडजेक्टिव नहीं है। हाँ, अगर एक ही किसी एक चीज के को बताने के लिए कई सारे जो है एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं तब तो है, लेकिन अगर उस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया जा रहा है तो एक और एडजेक्टिव नहीं यूज होता, उसकी जगह यूज किया जाता है एडवर्ब। तो ये था प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब इसी तरीके से इसी का एक सेंटेंस आप और देखिए, in spite of a thoroughly search of the business premises, the tax authorities could not find any document। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज को ध्यान रखें, इन स्पाइट ऑफ आपका प्रेपोजिशन, ठीक है, क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद अभी मैंने 2-3 बार ही बताई वाली बात कि प्रेपोजिशन के बाद आता क्या, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है या जीवन। अब आप यहाँ पे देखिए, डिटर्मिनर लग गया, डिटर्मिनर के बाद ये सर्च, ये क्या हो गया, नाउन। नाउन के जस्ट पहले क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है, थॉरोली, ये लिखा हुआ है एडवर्ब। एलवाई इसमें लगता है, हालांकि नॉट ऑलवेज बट एडवर्ब। थॉरोली मैंने किस प्रकार का, बहुत सघन, थॉरोली। नाउन को कभी एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई नहीं करता। नाउन के जस्ट पहले क्या लगता है, एडजेक्टिव। दैट इज द पार्ट कैसे हम लोग एक सेंटेंस में वर्ड्स को प्लेस करते हैं। तो नाउन के जस्ट पहले क्या लगना चाहिए, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे से एलवाई हटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन स्पाइट of a thorough research of the business premises, the tax authorities could not find any document। तो ये जो है, और देखिए क्योंकि ये मैंने बताया प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है या जेंडर का यूज किया जाता है। तो जो मैंने आपको प्लेसमेंट ऑफ वर्ड बताया कि डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद अगर एडजेक्टिव है तो एडवर्ब आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और फिर नाउन, और अगर एडजेक्टिव नहीं है तो एडवर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सेंटेंस है, लिफ्ट द हैंडसेट ओनली आफ्टर पेड ₹1 कॉइन। ठीक है जी, लिफ्ट द हैंडसेट, ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जिसमें किसी को कोई
सलाह दी जाती है, कोई आदेश दिया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है कि वो हमेशा जो है कोई भी ऐसा सेंटेंस जो सीधा वर्ब से स्टार्ट होता है, कमांड दे रहा होता है या रिक्वेस्ट कर रहा होता है, एडवाइस दे रहा होता है, तो वहां पर जब भी आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो वो चीज क्या होती है, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। तो लिफ्ट द हैंडसेट, ठीक है, हैंडसेट उठाइए कब, ओनली आफ्टर पेड अ 1 रुपी कॉइन। अब आप ये देखिए, आफ्टर इज व्हाट, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, इस वर्ब से हमें कोई लेना देना नहीं, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब नहीं आना चाहिए। प्रेपोजिशन के बाद आना चाहिए क्या, नाउन, प्रोनाउन या जिन। ये पेड क्या है, दैट इज वर्ब। अब प्रेपोजिशन के बाद आना चाहिए नाउन। अब अगर हमें वर्ब को चेंज करना है, जेरेंड में चेंज करना है, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, ओनली आफ्टर पेइंग 1 रुपी। अगर सीधा नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया हुआ तो जो वर्ब है उसे किस में चेंज कर देंगे, जीरेंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। प्रेपोजिशन के पहले वर्ब आ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब नहीं आता है, अगर वर्ब दिया हुआ हो तो उस वर्ब को चेंज कर देंगे, किसमें, आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई, जो है प्रेपोजिशन का बार बार बता रही हूँ कि प्रेपोजिशन के बाद कभी भी पूरा सेंटेंस नहीं आता है, कंजंक्शन के बाद पूरा सेंटेंस आता है। प्रेपोजिशन के बाद केवल जो है वो नाउन, प्रोनाउन या जीरेंड का यूज किया जाता है। चलिए एक लास्ट और करवा रही हूँ अभी मैं आपको एक क्वेश्चन। देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, फिशिंग एंड स्विमिंग are 2 activities of each other, independent या independence, क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये दो नाउन है, फिशिंग एंड स्विमिंग जीएंड फॉर्म में नाउन है, मछली पकड़ना और तैराकी करना। वो आपके पहले आ रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, नाउन है। फिशिंग एंड स्विमिंग आर 2 एक्टिविटीज। लिंकिंग वर्ब के बाद मैंने आपको बताया था क्या यूज होता है, या तो नाउन यूज होता है या एडजेक्टिव, ठीक है। आर 2 एक्टिविटीज, 2 एक्टिविटीज है इसी की, ये इसी का कॉम्प्लीमेंट बता दें कि भाई 2 एक्टिविटीज है। अब 2 एक्टिविटीज हैं, अब अगर हम इसको ऐसे बनाए, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब ईच अदर क्या है, ईच अदर इज अ प्रोनाउन। इंडिपेंडेंस क्या है, नाउन। प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं लगता, प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं लगता, क्योंकि प्रोनाउन takes the place of a noun। प्रोनाउन के आगे नाउन नहीं लगाएंगे, ये प्रोनाउन है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, नाउन का यूज नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो ये नहीं लग सकता, लेकिन मैंने इसे रिलेटिव क्लॉज में चेंज कर दिया, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कौन सी क्या चीज जो है वो एक दूसरे से अलग है, फिशिंग एंड स्विमिंग। तो ये इसका फिशिंग एंड स्विमिंग आर 2 एक्टिविटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो विच आर इंडिपेंडेंट, तो ये विच क्या है, ये फिशिंग एंड स्विमिंग की क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, यानी कि उनके बारे में बता रहा है। तो ये क्लॉज कौन सा हो गया हमारा, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। और एडजेक्टिव क्लॉज को अगर वो करना है तो हम इसको इनको हटा देंगे, तो हमारा एडजेक्टिव कौन सा बचता है। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर आप अटक जाते हैं तो क्लॉज लगा के, इसीलिए क्लॉज पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशिंग एंड स्विमिंग आर 2 एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा था, फिशिंग एंड स्विमिंग के बारे में बताया जा रहा है। ये आपका जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, इसको हटा देंगे तो इसकी जगह क्या आएगा, इंडिपेंडेंट का यूज जो है वो किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोगों को इसी तरह के कॉन्सेप्ट जो है वो करवाऊंगी। अगर आप लोगों को यह
जो है आज का सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए और पढ़िए। तो ये सोच के पढ़िए कि हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ये नहीं कि हमको जो है केवल ग्रामर के रूल्स जो है वो किसी एक किताब को पढ़ने से या किसी भी चीज को रटने से कभी ग्रामर नहीं आती है। ग्रामर केवल प्रैक्टिस करने से और कॉन्सेप्ट्स को समझने से आती है। जितने आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत होंगे उतने ही आपका जो है वो आराम से आप चीजों को कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।